Hello dear students, very first good morning to all. I hope you all are good. So in last lecture we discuss the components of a cell in which we covered plasma membrane, cell wall, and we also discuss transport across plasma membrane in which we covered diffusion, osmosis, type of osmosis and टाइप ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक आज हम स्टडी करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है? व्हाट इज साइटोप्लाज्म? इट इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो जो जेली लाइक सब्सटेंस जो किसके बीच में, सपोज ये हमारी सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस। इसके बीच का जो स्पेस है उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, जेली लाइक फ्लूइड, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये जो रेड कलर से मैंने शो किया है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, और भी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हो सकता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनली जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो स्टूडेंट्स क्लियर है। और एक और बात, ये जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, इसके लिए हम एक टर्म और भी यूज करते हैं स्पेसिफिकली, आप अगर बोलना चाहो तो इसके लिए हम साइटोसोल वर्ड का यूज करते हैं। ये क्या कहलाता है? साइटोसोल। ठीक है, क्लियर है। तो आई थिंक you have clear idea about cytoplasm. What is cytoplasm? It is the jelly like substance present between cell membrane and nucleus. ठीक है, तो न्यूक्लियस और जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच का जो स्पेस है जिसमें जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और उस जेली लाइक सब्सटेंस के बीच ही कई सारे सेल ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनली है, कहाँ वो प्रेजेंट है, उनके फंक्शन क्या है। अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा न्यूक्लियस। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सेल का। ठीक है, सेल का कंट्रोल सेंटर है कि पूरी सेल कहाँ से कंट्रोल होती है? न्यूक्लियस से। इसलिए इसको बॉस ऑफ सेल भी बोल देते हैं, हेड ऑफ सेल भी बोलते हैं, सेल का ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, मीन्स पूरी सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सब कौन कंट्रोल करेगा? न्यूक्लियस। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या प्रेजेंट है सेल के अंदर जो उसको कंट्रोल कर रहा है। उससे पहले हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। जो न्यूक्लियस होता है वो मोस्टली केसेस में सेल के सेंटर में प्रेजेंट होगा। ये कोई सेल है तो मोस्टली केसेस में वो सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और जनरली ये स्फेरिकल होता है, मीन्स राउंड होगा, लेकिन कई बार इसकी शेप है वो आपको डिफरेंट भी मिल सकती है। और ये कई बार सेंटर में प्रेजेंट ना होके जो मैच्योर सेल होती है उसमें पेरिफेरी पे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ठीक है, डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटी एज वेल एज फॉर ट्रांसफर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। मीन्स इसको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये बताना चाह रहा है कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ ऐसी बॉडी प्रेजेंट होती है जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। मीन्स आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, उनके अंदर कुछ करेक्टर से ट्रांसफर होके आपके अंदर आए हैं, आपके फादर से, आपके मदर से। ठीक है, आते हैं भाई, आप अपने मदर या फादर से मैच करते हो ना, या तो मदर से करते हो या फादर से। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, तो वो आप मैच क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके फादर से और आपके मदर से कुछ करेक्टर जो हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर हुए हैं। ठीक है, उसको ही हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है,
और जो है तो वो करेक्टर किसके थ्रू ट्रांसफर हुए हैं, जीन्स के थ्रू। ठीक है, वो ट्रांसफर किसके थ्रू होते हैं, जीन्स के थ्रू। और जीन्स किस पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम्स पे। ठीक है, और उन्हीं क्रोमोजोम्स को यहाँ बोला गया है डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। हम डिटेल में स्टडी करेंगे क्रोमोजोम्स को भी। फिर करते हैं इट लाइज सेंट्रल, मीन्स सेंटर में प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट जो न्यूक्लियस है। कई बार जो मैच्योर प्लांट सेल है उनमें वो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हो सकता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, अभी बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। ठीक है, तो उनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, उसको न्यूक्लियस ना बोल के हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। और स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कई बार कि जरूरी नहीं जितने भी सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। कई सेल ऐसी होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, हमारे ब्लड को जो रेड कलर देती है, उसके अंदर जब वो मैच्योर होती है तो मैच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है। ठीक है, सीव एलिमेंट्स प्लांट्स के केस में उनके अंदर भी जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहेगा। ठीक है, दो एग्जाम्पल हो गए, ह्यूमन बॉडी की आरबीसी और प्लांट की सीव एलिमेंट्स, इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर है कि कई बार तो सेल है उसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मोस्टली केसेस में तो एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, लेकिन कई बार एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दो न्यूक्लियस है तो बाई न्यूक्लिएट बोल देंगे, और दो से ज़्यादा न्यूक्लियस है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। ठीक है, अगर दो से ज़्यादा न्यूक्लियस किसी एक सेल के अंदर प्रेजेंट है तो उस सेल को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेल। ठीक है, अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो एक न्यूक्लियस है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, मीन्स कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो एक जो न्यूक्लियस है, सपोज हम डिफरेंट कलर से इसको ड्रॉ करते हैं ताकि आपको ये इजीली विजिबल हो जाए। ठीक है, ये है कोई भी न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर ये जो होती है इसकी क्या है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड होती है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं इसको, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलो। ये डबल लेयर्ड होती है, एक लेयर ये होगी, एक लेयर ये होगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप इज ए डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और इसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं, कई जगह पे ये इसमें पोर प्रेजेंट होंगे। पोर का फंक्शन क्या होगा, अगर साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ मटेरियल है उसको न्यूक्लियस के अंदर जाना है, या न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल है उसको साइटोप्लाज्म में जाना है, तो वो किसके थ्रू जाएंगे, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। तो जो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो पोर है उनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट का बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। डबल लेयर्ड है, दो लेयर होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्लियर हो गया, इट अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, फिर एक और राउंड बॉडी प्रेजेंट होती है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। और इसके अंदर जो फ्लूइड फील्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, किसके अंदर बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा, जो मैंने डिफरेंट कलर से शो कर रहा हूँ, आपको विजिबल होगा मे बी। तो ये जो फ्लूइड फील्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, ना कि अब हम साइटोप्लाज्म की बात नहीं कर रहे, हम न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इट इज कलरलेस डेंस सेप फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस इन विच क्रोमेटिन न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर मेनली दो पार्ट प्रेजेंट होंगे, एक तो न्यूक्लियोलस मैं बता चुका,
और एक होता है क्रोमेटिन मटेरियल, या हम उसको बोलेंगे क्रोमोजोम। वो बात करेंगे क्रोमेटिन कब बोलेंगे और क्रोमोजोम कब बोलेंगे, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है। न्यूक्लियोलस की अगर हम बात करें, जो मैंने यहाँ बनाया था राउंड बॉडी, ये है न्यूक्लियोलस। क्या है इसका काम, क्या है, इसके अंदर आरएनए प्रेजेंट होता है ज़्यादा अमाउंट में, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। ठीक है। क्या है न्यूक्लियोलस? इट इज ए राउंड बॉडी, राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच हैव हाई अमाउंट ऑफ आरएनए एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। और यहाँ पर राइबोसोम भी बनते हैं, राइबोसोम की फॉर्मेशन भी होती है। हम पढ़ेंगे व्हाट इज राइबोसोम नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्लियर है आपको? ठीक है। तो जो कोई भी न्यूक्लियस है उसमें क्या हो गया, एक तो उसकी डबल जो लेयर है, आउटर जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो हो गई। उसके अंदर न्यूक्लियर पोर होंगे जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे। ठीक है। फिर उसके न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड फील्ड है वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट विच इज राउंड स्ट्रक्चर एंड हेल्प इन राइबोसोम फॉर्मेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर है। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इतना डिटेल में हमें स्टडी नहीं करना। अब देखते हैं हम क्रोमोजोम, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्रोमोजोम्स क्या प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। ठीक है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। ठीक है। मैंने बताया था कि जो जीन्स हैं जो हम ये डिसाइड करती हैं हमारी आई का कलर क्या होगा, हमारे हेयर है वो करली होंगे, स्ट्रेट होंगे। ठीक है। वो सब कौन डिसाइड करता है, जीन्स। और जीन्स किस पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोजोम्स पे। ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स से क्या होता है, एक सेट जो क्रोमोजोम्स का है वो फादर से आता है, और एक सेट है जो क्रोमोजोम्स का वो हमारी मदर से आता है। इसलिए हमारे जो करेक्टर होंगे या तो हमारी मदर से मैच करेंगे, मीन्स आपकी मदर की जो हेयर है आपकी मदर के वो करली है या स्ट्रेट है। अगर करली है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके हेयर भी करली हो सकते हैं। आपके फादर की आई है वो ब्राउन है तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी आई है वो ब्राउन हो सकती है। ठीक है। वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। वो आपके मदर के जैसी भी हो सकती हैं, आपके फादर के जैसी भी हो सकती हैं, क्योंकि जो सेट है एक फादर से आ रहा है और एक मदर से आ रहा है। ठीक है। तो क्रोमोजोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, जीन्स। ठीक है। जो कि हेरिडिटी की यूनिट कही जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स। और जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, क्रोमोजोम्स के ऊपर। अब अगर आप देखना चाहो तो ये क्या है, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्लियर है। ये क्या है, क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ बनाए तो ऐसे क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं। ये है एक सिंगल क्रोमोजोम, लेकिन हमारी बॉडी में जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये है एक क्रोमोजोम का पेयर। ठीक है। ऐसे दिखाई देते हैं क्रोमोजोम्स, और इनके ऊपर ही यहाँ पर होगी प्रेजेंट, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, मीन्स एक क्रोमोजोम के ऊपर कई सारी जो जीन है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। जीन क्या है, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए मीन्स क्रोमोजोम विच कैरी इंफॉर्मेशन। उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो क्रोमोजोम्स का वही सेगमेंट, वही पार्ट क्या कहलाता है, जीन। ठीक है। और जीन का काम क्या है, करेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास करना, मीन्स फादर से मदर से, मीन्स पेरेंट्स जो हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में पास करना। ठीक है। क्लियर है। क्रोमोजोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो जो क्रोमोजोम है वो किससे मिलके बनते हैं, डीएनए से और प्रोटीन से। ठीक है। किससे मिलके बनेंगे, डीएनए प्लस प्रोटीन। उसकी अरेंजमेंट क्या होती है, याद मत रखना, सिर्फ समझ लो, आपके काम का नहीं है, मीन्स आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि वो प्रेजेंट कैसे होता है। सपोज ये है आपका प्रोटीन, ठीक है, अलग से बनाता हूँ, ये है आपका प्रोटीन। तो जो डीएनए होगा वो इसके ऐसे चारों तरफ रैप करेगा और फिर ऐसे जाएगा, फिर दूसरा प्रोटीन होगा और फिर ऐसे रैप करके ऐसे जाएगा, और ऐसे बहुत लॉन्ग लेंथ होती है हमारे डीएनए की।
तो ये ऐसे कोयल होता है जैसे बॉल के चारों तरफ हम रस्सी लपेट देते हैं, कोई रोप है उसको कोयल कर देते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये है डीएनए और जो सेंटर में बॉल लाइक स्ट्रक्चर है ये है प्रोटीन। क्लियर है? अब क्या है, ये आपका डिटेल का नहीं है इतना, आपका हो गया कि आपको क्या याद रखना है कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, जीन्स, और जीन का काम क्या है, ये हेरिडिटी की यूनिट है, मींस दे विल कैरी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर। ठीक है, दे कैरी इंफॉर्मेशन विच दे पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनोदर। उनके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए, वो उसको एक जनरेशन से दूसरे में पास करती है, और जो जीन्स है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम्स के ऊपर। ठीक है, क्लियर है? फिर है नेक्स्ट क्रोमोसोम नंबर, की जो स्पीसीज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर होंगे वो फिक्स होंगे। कोई भी स्पीसीज है, जैसे ह्यूमन है, हम एक स्पीसीज है, तो हमारे अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो फिक्स है, और मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें ऑर्गेनिज्म के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि ऐसे एक पेयर था, एक पेयर प्रेजेंट था, मीन्स एक जो क्रोमोसोम होता है वो तो आता है किससे, फादर से, और एक जो क्रोमोसोम होगा वो किससे आएगा, मदर से। ठीक है, सपोज ये क्रोमोसोम फादर से आया है और ये मदर से, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनकी बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होंगे, उनका फिक्स नंबर होगा। तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर 23 पेयर है। ठीक है, तो पेयर है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमारे अंदर कितने हो गए, 46। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46, जिसमें से 23 पेयर हो गए, मीन्स 23 को डबल करेंगे तो 46, तो 23 क्रोमोसोम तो हमारे अंदर फादर से आते हैं, और 23 किससे आते हैं, मदर से आते हैं। क्लियर है? तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड डिप्लॉइड। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर, मीन्स जैसे हम हैं, हमारे अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम, तो हमको क्या बोला जाएगा, डिप्लॉइड। जिसके अंदर सिंगल सेट हो उसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, क्लियर है? तो ये थे क्रोमोसोम्स। इनका फंक्शन क्या है, इनके ऊपर जीन होती है, जीन का फंक्शन है इंफॉर्मेशन को कैरी करना, मीन्स हेरिडिटी की यूनिट है, जो हमारी जो पेरेंटल जनरेशन होती है उससे नई जनरेशन में जो कैरेक्टर पास होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, क्रोमोसोम्स के थ्रू। क्योंकि जब गैमेट्स बनेंगे तो एक सेट फादर से आएगा और एक सेट मदर से आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्रोमोसोम नंबर याद कर लेना, ह्यूमन के अंदर कितना है, हमारी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46, या आप बोलो 23 पेयर। ठीक है, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियस का रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है सेल के अंदर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही हो गया कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे में पास करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं, ठीक है, हमारी हाइट कितनी है, हमारी जो आई का कलर है वो कैसा है, हमारी हेयर का कलर कैसा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से प्रोटीन बनेंगे, वो सब किससे डिसाइड होता है, न्यूक्लियस के से, और न्यूक्लियस के अंदर भी किससे, क्रोमोसोम से। ठीक है, क्लियर है? तो क्या है, न्यूक्लियस कंटेन ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर सेल बट ऑल्सो होल ऑर्गेनिज्म। मीन्स ये सिर्फ सेल को ही कंट्रोल नहीं कर रही, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किससे होता है, इसी न्यूक्लियस से। इट फंक्शंस एज ए कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर या कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी सेल के अंदर कोई भी एक्टिविटी है, पूरी सेल को कंट्रोल करने का काम क्या होता है, किसका, न्यूक्लियस का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है ना हमारी बॉडी को, कि हमारी बॉडी के अंदर हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं चाहते, वो सब कौन डिसाइड कर रहा है, ब्रेन। तो ब्रेन, जो सेल का ब्रेन जो है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस इज कंट्रोलिंग ऑल दी एक्टिविटीज विच आर अकरिंग इनसाइड दी सेल। ठीक है,
क्लियर है। और क्या है, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, ये है न्यूक्लियस ब्रिंग्स अस ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन बाय विच सेल अटेन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मीन्स जो सेल डिवाइड होती है वो भी किसके कारण होती है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड हो रही है, मीन्स एक सेल से दो सेल बन रही है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो सब भी कौन डिसाइड करता है, न्यूक्लियस। वो सब भी कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। क्लियर है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। जब न्यूक्लियस डिवाइड करेगा तभी सेल डिवाइड करेगी, ऑलरेडी बात कर चुके हम, ठीक है। क्लियर है। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड चेंजेज इन जीन प्रोड्यूस वेरिएशंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि जब मीन्स जब गैमेट्स बनते हैं, सपोज हमारे अंदर कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। जब गैमेट बनेंगे, गैमेट के अंदर होता है एक पेयर में से एक सेट जाएगा क्रोमोसोम का, 23 जाएंगे, ठीक है। सपोज 23 जो क्रोमोसोम है वो गैमेट में गए, ठीक है, 23 इस गैमेट में हो गए। क्लियर है। तो जब ये गैमेट बनते हैं तो यहाँ पे क्रोमोसोम है वो रीशफल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ये कोई क्रोमोसोम है तो एक ये कोई क्रोमोसोम है, तो यहाँ पर क्या होगी, मिक्सिंग होगी क्रोमोसोम की, ठीक है। तो क्या होता है, जीन का एक्सचेंज होता है। सपोज इस क्रोमोसोम के पास जो जीन थी वो इस क्रोमोसोम में चली गई, और इस क्रोमोसोम के पास जो जीन थी वो इसमें चली गई, ठीक है। तो मीन्स क्रोमोसोम के रीशफल होने से जीन्स एक्सचेंज हो जाती है, जिससे क्या होता है, नई नई वेरिएशंस होती हैं। मीन्स एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप अपने पेरेंट्स से मैच करते हो, मदर से या फादर से, तो वो तो है हेरिडिटी, मीन्स कि जो जीन्स है उससे कुछ करेक्टर आपके फादर से या मदर से आपके अंदर आए हैं, तो आप उनसे मैच करते हो। आप उनसे सिर्फ मैच कर रहे हो, आप उनकी एग्जैक्ट कार्बन कॉपी नहीं हो। मीन्स क्या ऐसा होता है कि कोई देख के ये ना बता सके कि ये फादर है या ये मीन्स इसके ऑफस्प्रिंग है। मीन्स आप में और आपके मदर या फादर में डिफरेंस है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं दिखते ना आप। वो किसके कारण होता है, वो इसी रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम के कारण होता है, जिससे वेरिएशंस आती है, जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं करता। मीन्स क्लोन नहीं बोल सकते हम उसको। मीन्स एग्जैक्ट जैसे कार्बन कॉपी होती है ना, जैसा हम ऊपर लिख रहे हैं वैसा बिल्कुल सेम हो, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा सिर्फ किस में होता है, जो एक ही जाइगोट से जो ट्विंस बनते हैं, जाइगोटिक ट्विंस जो होते हैं, उस केस में ऐसा होता है, नहीं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वो किसके कारण, जो हमारे पेरेंट्स से जो करेक्टर आते हैं उसमें क्रोमोसोम की रीशफलिंग होती है, जिससे नई नई वेरिएशंस बनती है, जिससे हम एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स से मैच नहीं करते, ठीक है। क्लियर है। तो ये थे रोल ऑफ न्यूक्लियस। मेन कौन से रोल है, न्यूक्लियस है वो पूरी सेल को कंट्रोल कर रहा है, उसके पास जीन्स है जिससे करेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी में ट्रांसफर हो रहे हैं, नई नई वेरिएशंस आती हैं क्रोमोसोम्स के कारण, ठीक है। क्लियर है। फिर बात करते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। मीन्स न्यूक्लियस के बेस पे कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हमने सेल को दो सेल में डिवाइड कर दिया, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। और जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होगी उस ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे प्रोकैरियोट्स, जिसके अंदर यूकैरियोटिक सेल होगी उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स, ठीक है। क्लियर है। तो प्रोकैरियोट्स कौन से हैं, जिसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट हो, और यूकैरियोटिक कौन से हैं, या यूकैरियोट्स कौन से हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या है। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, प्रो मीन्स होता है पहले या प्रीमिटिव, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीमिटिव, ठीक है, या पहले। और कैरियन जो वर्ड है वो यूज किया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो जो पुराने टाइप का जो न्यूक्लियस है जो पहले डेवलप हुआ था, उस तरह के जो न्यूक्लियस होगा वो किसके अंदर प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोट्स के अंदर। और जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया है
उनके अंदर हमें ऐसा जो सेल है, प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसके वो देखने को मिलेगी। अब फीचर देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होती है। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, उसके पास वेल डिफाइंड मीन्स ट्रू न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं वो क्या होता है, एब्सेंट। क्या होता है, एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात करी थी, वो भी क्या होती है, एब्सेंट। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास ट्रू जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो भी एब्सेंट है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट है, प्लस उसके पास जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है उसके पास, ये भी एब्सेंट है। क्लियर है, तो मीन्स उसके पास ना तो ट्रू न्यूक्लियस है, ना उसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट है, ना ही उसके पास जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट है, वो भी उसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, अब जब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये है सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट था, जेनेटिक मटेरियल, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर है, तो मीन्स यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो मिक्स रहेगा। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा साइटोप्लाज्म है कौन सा न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्योंकि उनको जो सेपरेट करने वाली थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो इनके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है। प्रोकैरियोट्स आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लैक ए सेल न्यूक्लियस और एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। They differ from the eukaryotes which have cell nucleus. Prokaryotes are single-celled organisms such as bacteria and are roughly 1 micrometer in diameter. Means इनका जो साइज होता है बैक्टीरिया का वो बहुत ही स्मॉल होता है, छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो प्रोकैरियोट्स क्लियर है आपको क्या होंगे, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो भी एब्सेंट होंगे। फिर यूकैरियोट्स इसका अपोजिट है, यूकैरियोट्स के पास क्या होगा, उनके पास ट्रू न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो भी क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, ये और एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, यूकैरियोटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं, बैक्टीरिया को छोड़ दो बाकी सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे आप प्रोटिस्टा की बात करो मीन्स युगलिना है, अमीबा है, वो भी क्या है, यूकैरियोटिक है। जितने भी प्लांट्स हैं यूकैरियोटिक हैं, जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन वो भी सब है यूकैरियोटिक है। फंजाई है वो भी यूकैरियोटिक है। तो मीन्स प्रोकैरियोटिक में सिर्फ कौन आते हैं, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोट्स का, और जितने भी बच गए प्लांट, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा वो सब किसके एग्जाम्पल है, यूकैरियोट्स के। ठीक है, क्लियर है, तो डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट क्लियर है। प्रोकैरियोट के पास ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है वो एब्सेंट। ठीक है, अब इधर क्या है, यूकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है प्रेजेंट, जो सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट और जो ट्रू न्यूक्लियस है वो भी प्रेजेंट। क्लियर है, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल दिखाई हुई है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो तो प्रेजेंट रहता है लेकिन ट्रू नहीं होता, वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। तो जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। उसके लिए क्या टर्म यूज की जाती है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं न्यूक्लियोइड, उसको क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियस
के अंदर मीन्स उनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस है उसको हम न्यूक्लियस ना बोल के न्यूक्लियोइड उसको बोला जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर है बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। अब एक और डिफरेंस की टेबल देख लेते हैं और क्या क्या डिफरेंट है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है दोनों में। एक तो साइज है, जो प्रोकैरियोटिक की सेल होगी वो स्मॉल होगी साइज में, और जो यूकैरियोटिक की है वो लार्ज होगी। इनका जो साइज है वो 1 to 10 माइक्रोमीटर है, इनका 5 to 100 माइक्रोमीटर है। ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है वो एब्सेंट है, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास वो प्रेजेंट है। विद न्यूक्लियर एनवेलोप मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट है, और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। अब क्या है, इसमें एक सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेगा, जो किसमें प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। डिफरेंस समझ में आया। वहां तो जो डीएनए था वो किसमें प्रेजेंट था, न्यूक्लियस में, और यहाँ किसमें प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में। जो न्यूक्लियोलस है वो भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, इसमें प्रेजेंट होगा यूकैरियोट्स में। मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनली है वो एब्सेंट है, यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनली है वो प्रेजेंट है। अब इसमें वैक्यूल्स एब्सेंट रहते हैं जो प्रोकैरियोट्स हैं। वैक्यूल्स हम स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर में क्या होते हैं वैक्यूल्स। तो जो वैक्यूल्स होंगे प्रोकैरियोट में वो एब्सेंट है और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। माइटोसिस एब्सेंट है, इनमें माइटोसिस प्रेजेंट है, ये आपके काम का नहीं है, और आप आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ भी लोगे, जब सेल डिवीजन होगा वहाँ इसकी बात करेंगे माइटोसिस की। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोट के। और यूकैरियोट के एग्जाम्पल क्या है, प्लांट, एनिमल और फंजाई। ठीक है, प्लांट, एनिमल, फंजाई, और भी एग्जाम्पल लिखना चाहो तो प्रोटिस्टा। ठीक है, सभी में कौन से टाइप की सेल होती है, यूकैरियोटिक टाइप की। और जो बैक्टीरिया और जो साइनोबैक्टीरिया है उनमें कौन सी सेल है प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। तो जितना आज हमने कवर किया साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इम्पोर्टेंट था बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको डिटेल में करवाया है। तो जितना हो सके आपको उतना कवर करना है। फंक्शन क्या है, कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट है, मैंने ईच एंड एवरी डिटेल वो आपको डिटेल में उसको डिफाइन किया है। तो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम जितने बाकी अदर ऑर्गेनली जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बी एट होम, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।